गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी नरेशन के नेक्स्ट क्लास की चर्चा करेंगे बच्चों। नरेशन की लास्ट वीडियो में आप सभी ने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनने वाले एग्जाम्पल्स को देखा और आज की क्लास में हम सभी जानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस से बनने वाले वाक्यों को। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो बताया गया है ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव इत्यादि, निषेध इत्यादि का बोध हो, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, सलाह, सुझाव या प्रस्ताव, निषेध इत्यादि का बोध हो, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जनरली इंपरेटिव सेंटेंस बच्चों आप सभी को पता है इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वह हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है और ऐसे वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है। सब्जेक्ट आपका यू छिपा रहता है बच्चों। तो चलिए हम आज बात करेंगे आपके इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले उन सेंटेंसों की जिनका परिवर्तन हम इनडायरेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस बनते कितने प्रकार के हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस बच्चों देखा जाए तो आपके दो बनते हैं। एक तो होते हैं जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं और एक वे होते हैं जो LET लेट से आरंभ होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके इन इंपरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब उसके बाद लेट की। लेकिन बच्चों आप सभी जानते हैं नरेशन में जो आपका मेन है, जो नरेशन में आपका मुख्य है, वह हमें दो तीन पॉइंटों पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमेशा बदलती रहती है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वहां पर एक पॉसिबिलिटी होती है या मोर देन वन पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आपको उन सभी संभावनाओं को समझना होगा। पॉइंट नंबर टू में बच्चों आपका आता है कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। तो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा की बात कर लें तो आपको हर एक टेंस का अपना एक अलग रूल है, एक कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा के लिए। तो उसी तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस का भी एक अलग से रूल रहता है। तो हम उसको भी आज चर्चा में करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच में आप भी जानते हैं बच्चों केवल आपके असर्टिव में और बात करते हैं इंट्रोगेटिव में तो यहां पर टेंस होते हैं, नहीं तो आपके इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव ये जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें टेंसेज नहीं होते हैं। तो आपका एक रूल तो यहां से निकल जाता है कि टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम नहीं आएगा, लेकिन नियरनेस वर्ड परिवर्तन संबंधी नियम की बात की जाए या तो आपके पर्सनल प्रोनाउन परिवर्तन संबंधी नियम की बात की जाए तो ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस में उतने ही प्रभावी होंगे जितने कि आपके असर्टिव और इंट्रोगेटिव में थे। तो बच्चों आज इन सभी को हम ध्यान में रखते हुए, पर्सनल प्रोनाउन परिवर्तन संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए, नियरनेस वर्ड परिवर्तन संबंधी नियमों को ध्यान रखते हुए और कॉमा था इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या होगा इसको और सेट को किसमें बदलेंगे, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनमें से बच्चों आप सभी पर्सनल प्रोनाउन को जानते हैं, आप सभी नियरनेस वर्ड को जानते हैं, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस का सेट किसमें बदलता है अभी आपने नहीं जाना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो लाइनों में बहुत ही शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए बच्चों यहां पर हम एक कॉलम बना रहे हैं, आप उस कॉलम को देख लेंगे। देखिए यहां पर क्योंकि बच्चों आपका जो सेट होता है वह सेट हमेशा और हमेशा आपके वाक्य के आधार पर ही टूटता है। जब आपका जैसा सेंटेंस होगा वैसे ये टूटते हैं। तो यहां पर देखिए अगर आपके सेट ये सेट आपका किस में बदल जाएगा, ऑर्डर्ड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ऑर्डर्ड में बदल जाएगा यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस शेष हो और वाक्य से किसका बोध हो? आज्ञा का बोध हो। यदि वाक्य से मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड या मेन वर्ब प्लस शेष से आज्ञा का बोध होगा तो सेट किसमें बदल जाएगा? ऑर्डर्ड में बदल जाएगा। इसी तरीके से सेट आपका एडवाइज्ड में बदल जाता है। सेट आपका एडवाइज्ड में बदल जाता है जब आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस शेष हो और साथ में ही आपकी एडवाइस दी गई हो, वाक्य से
एडवाइस का बोध हो, तो वहां पे हम सेड को एडवाइज में बदल देते हैं। उसके बाद आपसे कहा गया हम सेड को फॉरवर्ड में भी बदल देते हैं, हम सेड को फॉरवर्ड में भी बदल देते हैं। कब? जब आपका सेंटेंस डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ हो तो हम उसको फॉरवर्ड में बदल देते हैं। अब यहाँ पर सेंस चाहे जो हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो, कुछ भी हो, यह केवल निषेध के लिए होता है। यह केवल किसके लिए होता है? निषेध अर्थात फॉर्मेशन के लिए होता है। अब बात करते हैं, हम अगले सेट को बदल देते हैं रिक्वेस्टेड में। हम अगले सेट को बदल देते हैं रिक्वेस्टेड में। कब? जब हमारे ये देखिए, ये जो है ना आपका सेंटेंस का प्रारूप है, अर्थात जो आपका डबल एंड कॉमा रिपोर्टेड स्पीच है, ऐसे ही सेंटेंस बनाते हैं। सेट को रिक्वेस्टेड में कब बदल देते हैं? सेट को रिक्वेस्टेड में तब बदल दिया जाता है जब सेंटेंस आपका प्लीज या काइंडली से आरंभ हो। प्लीज या काइंडली प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस शेष हो, तो हम इसको क्या कर देते हैं? रिक्वेस्टेड में, या कभी कभार हम इसको अर्ज्ड में भी कर देते हैं, लेकिन प्लीज के साथ वो हमेशा रिक्वेस्टेड ही रहेंगे। तो चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे, सेड को हम आपके रिक्वेस्टेड में एक बार और बदलते हैं बच्चों। सेड को रिक्वेस्टेड में एक बार और बदला जाता है, जानते हैं कब? जब सेड से आपका जो सेंटेंस बना है वो सेंटेंस बना हो लेट वाले वाक्य, लिख लीजिए शॉर्ट में। लेट वाले वाक्य का भी जो इनडायरेक्ट होता है वो भी किससे बनता है? रिक्वेस्टेड से ही बनता है। लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों, कभी कभी करते क्या है, लेट वाले वाक्य में आदेश का भी बोध हो जाता है, तो इसको हम तब ऑर्डर्ड का प्रयोग कर देते हैं। तो अगर निवेदन का बोध होगा तो रिक्वेस्टेड, आदेश का बोध होगा तो ऑर्डर्ड। अब आप कहेंगे कि कब निवेदन होगा, कब ऑर्डर होगा? तो इसमें एक निश्चित बात, ये निश्चितता होती है कि लेट प्लस मी हमेशा निवेदन होता है। लेट प्लस मी हमेशा क्या होता है? निवेदन होता है। और लेट प्लस थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, लेट प्लस थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, या तो कोई भी नाउन हो, क्योंकि कोई भी नाउन होगी वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, नाउन में नेम आते हैं यहाँ पर, तो क्योंकि कोई सजीव ही होगा, कोई नेम होंगे, एनिमल्स होंगे, चाहे ह्यूमन बीइंग्स होंगे, तो वहां पर क्या होंगे? वो नाउन बन जाएगा। तो नाउन का नेम हो या तो कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, तब वो आदेश का बोध कराते हैं। हम आपको दोनों एग्जाम्पल अभी करा देते हैं। इसके बाद आपके आते हैं, सेड को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं बच्चों। कब? जब वाक्य से लेट अस से आरंभ हो। जब वाक्य लेटस से आरंभ हो तो हम उन्हें प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। और इसी क्रम में बच्चों अब कुछ आगे हैं, आपको संक्षिप्त में लिख दे रहे हैं। सेड को हम ऑर्डर के रूप में, सेड को हम कमांडेड के रूप में, सेड को हम बेग्ड के रूप में इत्यादि। तो ये सेंस अकॉर्डिंग टू सेंस हम कर देते हैं। ओके बच्चों, अब बात करते हैं कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर हम क्या कर देते हैं? टू का प्रयोग कर देते हैं और शेष परिवर्तन पूर्ववत करते हैं बच्चों। तो ये तो था आपको ध्यान में रखने की बातें। ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 में शेष परिवर्तन पूर्ववत, शेष परिवर्तन पूर्ववत। ओके बच्चों, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे बच्चों, और इसके बाद हम आपको अब बात करेंगे आपके लिए एग्जांपल्स की। ओके बच्चों, तो आप सभी अगर नोट करना चाहते हो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे या सीधे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चेक करेंगे बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे बच्चों। अब हम एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन बना लेते हैं।
चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस नंबर 1 दिया गया है बच्चों, देखते हैं सेंटेंस को कितने आ सकते हैं। सेंटेंस नंबर 1 दिया गया है, टीचर सेड स्टूडेंट्स स्टैंड अप ऑन द बेंच। स्टैंड अप ऑन द बेंच। टीचर सेड स्टूडेंट्स स्टैंड अप ऑन द बेंच। अध्यापक ने कहा बच्चों बेंच पर खड़े हो जाओ। तो ये क्या है? आदेश है। ये क्या है? आदेश है। तो इसको हम बनाएंगे। अब देखिए ये आपका वोकेटिव केस है, तो ये हो जाएंगे टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स। टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब चलिए सेंटेंस नंबर 2 देखेंगे। ये तो बच्चों देखिए आपके, अब हम 1 बाय 1 चलाते चलेंगे, ठीक है ना। तो अब ये तो हो गया आपका ऑर्डर्ड का। अब हम बात करेंगे आपके एडवाइज्ड का। तो लिखेंगे माई फादर said to me, my father said to me, walk carefully, otherwise you may fall down। अदरवाइज यू में फॉल डाउन। अब देखिए तो यहां पे वॉक केयरफुली, अदरवाइज अन्यथा तुम गिर जाओगे। ये क्या है? एडवाइज है। तो बन जाएगा माई फादर एडवाइज्ड मी, माई फादर एडवाइज्ड मी टू वॉक केयरफुली, अदरवाइज यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा बच्चों? मी के अनुसार। आई माइट फॉल डाउन, अदरवाइज आई माइट फॉल डाउन। चलिए अब हम बात करेंगे सेंटेंस 3 की। अब देखिए बच्चों, आपने कर लिया रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड आपने कर लिया, एडवाइज्ड। अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड की। अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड की। सेंटेंस लिखेंगे द टीचर सेड टू हिम, द टीचर सेड टू हिम डू नॉट read so fast। the teacher said to him do not read so fast। तो इसको बनाएंगे बच्चों the teacher। अब देखिए डू नॉट का प्रयोग किया गया है ना, तो हम कर देंगे फॉरवर्ड। the teacher forbade him to read so fast। forbade him to read so fast। बच्चों ध्यान रखेंगे, इन्हें हम चाहे तो फॉरवर्ड से बनाएं और चाहें तो नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। तब आपको ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज इन सभी का प्रयोग सेंस के अनुसार करना पड़ेगा। तो वहां पर क्या होगा ना, ये नॉट का प्रयोग आपको आपके कनेक्टिव वर्ड से पहले करना पड़ जाएगा। तो कैसे करते हैं हम इनको भी देखते चलते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम सेंटेंस को फॉरवर्ड से नहीं, हम अदर सेंस से बनाना चाहते हैं, तो सेंटेंस क्या है? रीड सो फास्ट। तो डू नॉट रीड सो फास्ट सेंटेंस क्या है? एडवाइस है या आदेश है? ऑर्डर है। तो एडवाइस है बच्चों। तो बन जाएगा द
टीचर एडवाइज्ड हिम, द टीचर एडवाइज्ड हिम। अब ध्यान देंगे बच्चों, जनरली आप करते तो क्या करते, टू नॉट रीड, जनरली करते तो क्या करते, टू नॉट रीड। तो अब मुझे बताइए बच्चों, डू का डिड नहीं होगा, डू का डिड नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू का डिड होता है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं है बच्चों, रुकना होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू का डिड होता है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं है। ये केवल और केवल सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो इन्हें आपके हटा दिए जाएंगे। ये तो टू नॉट रीड बन जाएगा, और आपको पता है टू के बाद तुरंत रीड आना चाहिए, बीच में कुछ भी एडवर्ब नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम नॉट टू रीड का प्रयोग कर देते हैं, हम इसीलिए किसका प्रयोग कर देते हैं, नॉट टू रीड। तो बन जाएगा द टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू रीड सो फास्ट। ओके बच्चों, आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। बच्चों इतना कर लिए हैं, चलिए सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। लिखेंगे अ मैन said to me, a man said to me, please help me, please help me। A man said to me, please help me। अब मुझे बताइए बच्चों, अब अ मैन है, सेड है, तो सेड को प्लीज के स्थान हिसाब से क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे। अ मैन रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, और मैंने रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। लेकिन बच्चों ध्यान से, एक सेंटेंस पांचवा आप समझ लेंगे तो बात जहां पर अननोन पर्सन की है, मे बी वो इक्वावेलेंट हो। देखिए जो प्लीज जो शब्द होता है वो क्या होता है, इक्वावेलेंसी में होते हैं। वो कहाँ होते हैं, इक्वावेलेंसी में होते हैं। या तो मांगने वाला छोटा होगा, वो मांगने वाला छोटा होगा, तो वहां पर आप रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देंगे तो बात बन सकती है। बात क्योंकि जो नरेटर है वो छोटा है तो रिक्वेस्टेड किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर कभी ऐसा हो कि नरेटर बड़ा हो, कभी ऐसा हो कि नरेटर आपका बड़ा हो और वो निवेदन कर रहा हो, तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्ज्ड का प्रयोग करते हैं, URGED का प्रयोग करते हैं, अर्ज्ड का। कैसे, जैसे एन ओल्ड मैन सेड हेल्प मी, ओल्ड मैन सेड हेल्प मी। अब इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे एन ओल्ड मैन अर्ज्ड टू हेल्प हिम, एन ओल्ड मैन अर्ज्ड टू हेल्प हिम। बच्चों आप समझ रहे हैं कि अर्ज्ड का प्रयोग में और रिक्वेस्टेड के प्रयोग में अंतर क्या है। अर्ज्ड का प्रयोग तब होगा जब आपका नरेटर सीनियर सिटीजन में होंगे या तो आपसे बड़े होंगे, और जब बात होगी जूनियर्स की तो वहां पे रिक्वेस्टेड। तो आप कह सकते हैं कि कथन को समझ करके हम अर्ज्ड या रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर लेंगे, और नोट जिन्होंने नहीं नोट किया बच्चों वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, या तो सीधे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे आपके क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 6 की। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे सेंटेंस नंबर 6 की। सेंटेंस नंबर 6 में हम जानेंगे कि रिक्वेस्टेड का प्रयोग तब जब लेट आया हो तब। आपको बताया था बच्चों कि लेट के साथ रिक्वेस्टेड भी आते हैं, ऑर्डर्ड भी आते हैं। तो रिक्वेस्टेड कब और ऑर्डर्ड कब, इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर सेंटेंस दिया गया है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी let me read now,
सेड मी, लेट मी रीड नाउ, और सातवां नंबर दिया गया है द किंग सेड टू सोल्जर्स, द किंग सेड लेट हिम सेट फ्री सोल्जर्स, लेट हिम सेट फ्री सोल्जर्स। अब देखिए इन दोनों वाक्यों में हिंदी अर्थ में इनके अंतर है। एक वाक्य है बच्चों आपका कि लेट मी रीड नाउ, मुझे अब पढ़ने दो, लेट मी रीड नाउ, मुझे अब पढ़ने दो। तो अब आप पढ़ें, मुझे अब पढ़ने दो बच्चों, तो ये निवेदन का बोध हो रहा है, मुझे अब पढ़ने दो। दूसरे वाले वाक्य में है लेट हिम सेट फ्री, लेट हिम सेट फ्री, उसे स्वतंत्र कर दो, उसे छोड़ दो। तो ये क्या है, आदेश है। और वैसे भी किंग कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, सोल्जर्स से कह रहे हैं। तो जब राजा सैनिक से, सिपाही से कहेगा तो आदेश हो जाएगा। और जब ही सेड टू मी है, किसी ने भाई वन पर्सन सेकंड पर्सन से कह रहा है, वो भी क्या है, लेट मी रीड नाउ, मुझको पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। तो ये रिक्वेस्टेड हो जाता है बच्चों। अब चलिए हम इसी को आपके इनडायरेक्ट बना लेते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे ही requested me to let him read then, to let him read then, और इसका बन जाता है the king ordered soldiers to let him set free, to let him set free। चलिए बच्चों अगले सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस दिया गया है हार्ट shouted the officer to his men। अब देखिए बच्चों आपको बताया गया था कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो आपका स्टेटमेंट होता है वो पहले आ जाता है, नरेटर का वर्णन बाद में किया जाता है। तो यहां पर देखिए ऐसे ही है, हार्ट रुको shouted the officer to his men, ऑफिसर ने चिल्लाया अपने आदमियों पर। अब देखिए कौन चिल्लाया, ऑफिसर चिल्लाया। तो अब देखिए इसको हम समझ लेते हैं, या तो पढ़ के भाई खोज करके ढूंढे, या तो इसके तुरंत बाद जो होते हैं वो आपका मेन नरेटर होता है, और जो टू से जुड़ा इधर होंगे वे क्या होंगे, आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। या ये शाउटेड द ऑफिसर टू हिज मैन भी दिया गया है, ये दिया जा सकता था हार्ड द ऑफिसर शाउटेड टू हिज मैन, द ऑफिसर शाउटेड टू हिज मैन, ऐसे भी दिए जा सकते हैं बच्चों। तो आपको परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का तात्पर्य, दोनों के मीन एक ही होते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं इसका। तो बन जाएगा द ऑफिसर शाउटेड, और देखिए शाउटेड साथ टू लगा रहता है बच्चों, टू हिज मेन टू हाल्ट। चलिए जल्दी से अगला सेंटेंस नोट कर लेते हैं बच्चों। तो हरी अप he said to his servant, hurry up, he said to his servant
डू नॉट वेस्ट टाइम, डू नॉट वेस्ट टाइम। अब देखिए बच्चों, यहां पर एक ही नरेटर ने दो कथन कहे हैं। एक कथन है हरी अप, दूसरा कथन है डू नॉट वेस्ट टाइम। तो इसको हम बनाएंगे। अब देखिए, अगर ही कहेगा अपने सर्वेंट से हरी अप के लिए तो क्या होगा, एडवाइस देगा क्या, एकदम नहीं, नौकर को कर रहे हैं तो ऑर्डर करेंगे। तो बना देंगे इसको हम ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू हरी अप, टू हरी अप एंड, अब देखिए यहां पे कर सकते हैं एंड नॉट टू वेस्ट टाइम, या नॉट टू वेस्ट टाइम आप डायरेक्ट कर सकते हैं एंड नॉट टू वेस्ट टाइम, या कर सकते हैं एंड फॉरबिड टू वेस्ट टाइम, एंड फॉरबिड टू वेस्ट टाइम। अब देखिए क्यों ऐसा होता है, यहां पर देखिए ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू हरी अप, एक सेंटेंस। अब ये सेंटेंस को अगर हटा देंगे तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट टू वेस्ट टाइम, नॉट टू वेस्ट टाइम, वहां सही हो जाएगा। या ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट एंड फॉरवर्ड टू वेस्ट एंड फॉरवर्ड टू वेस्ट टाइम। तो आपके दोनों कथन सही है बच्चों, आप चाहे जैसे इसको करना चाहें, आपके दोनों में उतने ही अंक आपको मिलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे 10वें नंबर पे बच्चों, आप सभी के प्रपोज्ड एंड सजेस्टेड की, लेट अस वाले वाक्य की। तो चलिए लास्ट इसी सेंटेंस के साथ आपकी क्लास को हम यहीं पे समापन करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट नोट कर लेते हैं ऐसे। He said, let us play cricket. Let us play cricket. देखिए बच्चों, यहां पर एक नियम होता है। यहां पर नियम ये होता है कि सेंटेंस को हम क्या कर लेते हैं, असेटिव बना करके, लेटस को हटा करके, दैट दे शुड, किसको किसको, कॉमा नॉट कॉमा और लेटस को हटा करके क्या कर देते हैं, दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग कर देते हैं। दैट दे शुड का या दैट वी शुड का प्रयोग कर देते हैं। दैट दे शुड का प्रयोग कब करते हैं, जब आपका नरेटर थर्ड पर्सन का हो। और दैट वी शुड का प्रयोग कब करते हैं, जब आपका नरेटर फर्स्ट पर्सन का हो। तो यही एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ही सेड लेट अस प्ले क्रिकेट, यहां पे आपका नरेटर क्या है, थर्ड पर्सन का है, तो क्या लगा देंगे, दैट दे शुड। तो कैसे, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले क्रिकेट, दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। या इसी का सेकंड बना देंगे। अब ही की जगह पे हम आई सेड कर दे रहे हैं। आई सेड लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट। तो यहां पे बन जाएगा बच्चों आप सभी का, ही प्रपोज्ड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। देखिए ही है तो दैट वी शुड, ही है तो दैट वी शुड, सॉरी यहां पे आई है ना बच्चों, आई है तो दैट वी शुड, ही है तो दैट दे शुड।
इस बात को बच्चों भूलना नहीं है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। ये तो थे आपके इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस से आप सभी के पास बुक्स हो बच्चों, आप सभी के पास जो भी बुक्स होंगे उन बुक्स का प्रयोग करके जितने भी एक्सरसाइजेस दिए गए हैं आप उन एक्सरसाइजेस को जरूर पूरा करें। और अगर आपको एक्सरसाइजेस में कोई दिक्कत होती है तो आप नियम को पढ़ें, और तब भी नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सेंटेंस लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी मैं उसको सीन करूंगा तो आपके आंसर या तो वीडियो के माध्यम से या तो मैं उसी मैं रिप्लाई करके आपको जरूर बता देना चाहूंगा। अगर सेंटेंस आपका बहुत ही अच्छा रहेगा तो मैं उस सेंटेंस को अपने वीडियो में भी स्थान दूंगा और अपने सभी व्यूअर्स को भी उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। ओके बच्चों, फिलहाल इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर के आएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बनने वाले वाक्य और उन वाक्यों का इनडायरेक्ट में परिवर्तन। तो फिलहाल बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसका क्लास। ओके बच्चों, दैट्स ऑल। हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।